रब से जुड़ने का सफ़र क़िस्त नंबर 4। फ़ातिमा शहर के उस इलाके में पहली मर्तबा आई थी। ये वो इलाका था जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती थीं। एक ही दीवार के साथ जुड़े घरों में रहने वाले आपस में भी जुड़कर रहना जानते थे। फ़ातिमा क़ुर्रतुल-ऐन की वालिदा से मिलने के बाद घर से निकल आई थी। गली में बच्चे आपस में खेल रहे थे। इसी गली के कोने पर चाचा सलीम गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। फ़ातिमा अपने ख़यालों में गुम चले जा रही थी कि अचानक आस पास खेलने वाले बच्चों ने उसे सलाम किया। वो हैरत से मुतवज्जा हुई। बच्चे सलाम करने के बाद दोबारा से खेल में मसरूफ़ हो गए थे। उसने भी जवाब दिया तो एक बच्ची भागती हुई उसके पास आई। आपी आपी, आप बाजी की दोस्त हैं? वो नन्ही सी बच्ची पुरजोश अंदाज में पूछ रही थी। बाजी कौन? फ़ातिमा ने नीचे झुकते हुए प्यार से उसका गाल खींचते हुए कहा। ऐनी बाजी, आप उनके घर से आ रही हैं ना? बच्ची ने क़ुर्रतुल-ऐन के घर की तरफ इशारा करते हुए फ़ातिमा को बताया। ओ वो बाजी, जी जी मैं उनकी दोस्त हूँ, फ़ातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ गई थी कि ये बच्चे क़ुर्रतुल-ऐन के पास कुरान पढ़ते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे सलाम किया था। उसे ही नहीं बल्कि वो हर आने जाने वाले को सलाम कर रहे थे, बिल्कुल क़ुर्रतुल-ऐन की तरह। यूनिवर्सिटी में वो भी ऐसे ही खुद आगे बढ़ कर सबको सलाम करती थी। उसके स्टूडेंट्स भी उसी जैसे थे। बच्ची दोबारा से अपने खेल में मसरूफ़ हो चुकी थी। फ़ातिमा गली से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ गई और बैठते ही चाचा सलीम को सलाम किया। चाचा सलीम उनके ख़ानदान के बहुत पुराने ड्राइवर थे। उनकी पूरी फैमिली फ़ातिमा के घर में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती थी और उनके घर का सारा कामकाज करती थी। वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा बेटी। चाचा सलीम हैरत से फ़ातिमा को जवाब देते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसका ऐसे सलाम करना उनके लिए बिल्कुल नया था। खैरियत से उस जगह आई हो बेटी? पहले तो कभी नहीं आई इस जगह पर? जी चाचा, बस यहाँ एक दोस्त रहती है, उससे मिलने आई थी। फ़ातिमा ये कहकर क़ुर्रतुल-ऐन का कागज़ पर लिखा हुआ नंबर अपने मोबाइल में सेव करने लगी। चाचा सलीम गाड़ी गलियों से निकालकर मेन रोड पर ले आए। दूर दूर से मगरिब की अज़ानों की आवाज़ें आ रही थीं। देखो फ़ातिमा, मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ, तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो बंदा सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तुम्हें हकीकत क्यों नहीं नज़र आती? अलीना इस बार कुछ गुस्से में आ गई थी। आना भी चाहिए था। कितने माह हो गए थे उसे फ़ातिमा को समझाते समझाते कि सुफियान से बचकर रहे। वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है। अलीना कोई ख़ास मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, मगर उसका किरदार बहुत मज़बूत था। उसे अपनी लिमिट्स का बखूबी अंदाज़ा था। उसे अपने वालिदैन की इज़्ज़त का भी ख़याल था कि अगर उसके वालिदैन इतनी मेहनत और उम्मीदों से उसे इस महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो उसे बदले में उनको धोखा नहीं देना। उसे अपने नफ्स के लिए अपनों को अज़ियत नहीं देनी। अगर फितना हर तरफ था। यूनिवर्सिटी का माहौल बेहयाई से भरपूर था। हर तरफ लड़के लड़कियां कपल की सूरत में नज़र आते थे। ऐसा लगता था वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा ऐसी दोस्तियाँ अहम थी। अलीना फ़ातिमा से 2 साल बड़ी थी। उसकी तरबियत भी ऐसी हुई थी कि वो समझदार थी। वो मज़ीद फ़ातिमा की अज़ियत को नहीं देख पा रही थी। आज भी यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठी वो उसे समझा रही थी, मैं क्या करूँ अलीना, मैं ख़ुद भी थक चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी चीज़ ने अंदर से जकड़ लिया हो। इस अज़ियत ने मुझे बेचैन करके रखा हुआ है।
ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی روتی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ علینا جانتی تھی کہ وہ اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا۔ اسے فاطمہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں نے کوشش بھی کی ہے خود کو دور رکھنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ، سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں؟ اس کے ہاتھوں پھر سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر روتی تھی، اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام کر رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روک نہ لگائے، اس کے ارد گرد تقویٰ کی دیواریں کھڑی نہ کرے، تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا، اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے، یہ وہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا اور اس کو اپنے پکس بھیجنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کامنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھیں۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی کے خیالوں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے، ابھی وقت ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔ جاری ہے اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، مع احسن الجزا، فی امان۔